देखता हूँ। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विद, सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, फ्यू सेल से स्टार्ट करते हैं, मैनी सेल से स्टार्ट करते हैं, क्या फ्यू ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं? पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें। पहले क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर दें। हाँ, शमामा ने सबसे पहले जी, ईमान ने पहले आंसर दिया है ए। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे हैं शमामा, जिन्होंने इसका आंसर दिया है ए। और कोई स्टूडेंट? और स्टूडेंट इसका आंसर दें। तो ये सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। लुजाना ने भी सर, हम ने भी दिया है। अच्छा, आपने भी दिया है, आई थिंक आपने सबसे पहले दिया होगा, एक मिनट में। लुजाना सिंगल सेल, हाँ लुजाना ने सबसे पहले दिया, सॉरी, लुजाना ने सबसे पहले दिया है, उसके बाद ईमान ने, और उसके बाद शमामा ने। तो सब इसमें जो सही आंसर है वो सिंगल सेल है। सिंगल सेल मतलब कि वो होता है क्या, जाइगोट से हर लिविंग एनिमल जो है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ जो है वो स्टार्ट करता है। अच्छा, इसके बाद अवर सेल डिवाइड इट सेल्फ वंस अबाउट, यानी जो हमारा सेल है वो 24 घंटे में जो है वो डिवाइड करता है, 24 मिनट में करता है, 24 सेकंड में करता है, या 24 डेज में करता है? ये आपने मुझे बताना है। जी जी, लुजाना ने ही सबसे पहले बताया है 24 घंटे में। ईमान ने भी 24 घंटे में बताया है, शमामा ने भी 24 घंटे में। सही 24 घंटे ही सही आंसर है। आपको पता है कि ह्यूमन का माइटोसिस और इंटरफेस जो है वो कितना टाइम लेता है? 24 घंटे ही जो है वो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद रीड करो और मुझे इसका जल्दी से जवाब दो। नेक्स्ट आंसर जो है वो रीड करो और इसका मुझे जवाब दो। हाँ, ईमान ने इस बार सबसे पहले जो आंसर दिया है सी, सेल साइकिल। आपको पता है ये पूरा प्रोसेस जो मैंने लिखा हुआ है, ये किसकी डेफिनेशन है? ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ सेल साइकिल। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपने रीड करना है, और इसका मुझे जो है वो आपने फौरन जवाब देना है। आपने इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें और आपने मुझे इसका जवाब देना है। इसका आपने मुझे जवाब देना है। चलें, जवाब आ गया है। और शमामा ने इसका जब सबसे पहले जो है वो जवाब दिया है। बाकी स्टूडेंट भी जवाब इसका दें। यहाँ पर सबसे पहले जो आंसर दिया है वो शमामा ने दिया है। और शमामा ने जो आंसर दिया है वो सही दिया है, डी ही है। ग्रोथ कंटिन्यू करता है। बाकी डीएनए रेप्लिकेशन तो आपको पता है एस फेज में होती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज होती है, ग्रोथ जो है वो तमाम फेजेस में इनमें होती है। सही है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी, ईमान भी जो है वो डी ऑप्शन जो है बता रही है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको रीड करें और मुझे इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने रीड करना है और इसका आंसर देना है। हाँ, इसका आंसर सबसे पहले लुजाना ने दिया है। लुजाना ने दिया है इसका आंसर सी। बाकी स्टूडेंट देखें। बाकी स्टूडेंट देखें इसका आंसर क्या होगा। शमामा भी सी कह रही हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट? ईमान ताहिर ए कह रही हैं। और कोई स्टूडेंट? अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा जो है वो मुझे आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने दें कि इसमें क्या है। ये आप कह रहे हो कि अ, एक मिनट में आंसर ले लूं। ये आंसर जो है वो फिर सी आया है। लाइबा ने भी सी आंसर दिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सेल हैज टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज,
यानी G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर 2n है। मिसाल के तौर पे इंसान का 2n कितना होता है 46, ह्यूमन का 2n क्या होता है 46। तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल आफ्टर 5s5 s फेज, यानी सिंथेटिक फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? तो भाई 46 ही तो रहेंगे, 2n ही रहेगा, वो तो 46 ही रहेंगे ना। वो सिर्फ डुप्लीकेट हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा ना, 46 ही रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? क्रोमोसोम्स का नंबर पहले भी जो है वो क्या था, पहले भी जो है वो 46 था, और एस फेस में भी 46 होगा। बस सिर्फ क्या फर्क हो जाएगा, पहले वो सिंगल स्ट्रैंडेड थे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी है। सही है ना? इसका आपने जो है वो, सर मैं वो थिक होते हैं यार, हाँ बस वो थिक हो जाते हैं, लेकिन बाकी ये है कि वो होते 2n ही है। याद रखिएगा, जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस में जो भी स्टेज होती है उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने रहेंगे, 2n ही रहते हैं। बाद में फिर आता है चेंज एनाफेज और टीलोफेज के बाद, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 ये रीड कर लें और इसका मुझे जल्दी से जवाब दें। ये तो आप जल्दी से जवाब दे दोगे मुझे पता है। सॉरी, ये जी नॉट फेस है, जिसके आगे जीरो लगाया हुआ है, ये जी नॉट फेस है, बी। जी जी, शमामा के ने सबसे पहले जवाब जी ईमान ताहिर ने सबसे पहले जवाब दिया है। ये आई थिंक ये पुराने वाले क्वेश्चन का या अभी का है, तो बी दिया है इस जवाब सही है, बी सही है इसका आंसर। जी नॉट फेस कह रहे हैं, सही है, ये सही है इसका आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ, जी नोट फेस इज कैरेक्टराइज बाय, जी नोट फेस को आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे? इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, इसमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें एस फेस होती है, इसमें एम फेस होती है। जी नोट फेस को आपने कैसे कैरेक्टराइज करना है? इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, एस फेस होता है, या इसके अंदर कहता है कि एमन कह रही हैं कि ईमान कह रही हैं सर बी होगा। जी जी, बी ही है इसका आंसर, जो है वो बी ही है। आपको पता है क्योंकि जो ये जी नोट फेस होता है उसमें सेल मजीद डिवाइड नहीं करता, तो एम फेस तो होती नहीं है, सिंथेटिक फेज भी नहीं है, डीएनए की डुप्लीकेशन भी नहीं है, लेकिन सेल इसमें क्या होता है, एक्टिवली अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया बी। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। आपने बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने इसमें एक स्टेटमेंट और नहीं डाली है। चलिए इसमें 3 ही है, 3 में से कोई एक बता दें मुझे। इसका एक डी ऑप्शन लिख लें, ऑल आर करेक्ट। डी ऑप्शन में ये ले लें, ऑल आर करेक्ट। डी ऑप्शन में ये ले लें यहाँ पर, ऑल आर करेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें डी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, डी ऑप्शन में फिलहाल ये ले लें कि ऑल आर करेक्ट, इसमें जितने भी हैं वो सब करेक्ट हैं। तो अब बताएं आंसर क्या होगा? शमामा कह रही हैं ए, और एमन ताहिर कह रही हैं बी इसमें इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। शमामा कह रही हैं डी सही, डी सही है इसमें, डी मैं भी नहीं, डी ही सही है। क्यों डी सही है? देखो, पहली बार देखो, मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं कह रहा हूं सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है इन मोस्ट ऑफ एनिमल माइटोटिक सेल डिवाइड माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। ज्यादातर मैंने आपको बताया एनिमल्स के अंदर जो आपको माइटोटिक सेल डिवीजन नजर आती है वो सोमेटिक सेल में आती है। हनी बीज के ड्रोन को छोड़कर ज्यादातर जो है वो एनिमल्स के सोमेटिक सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, तो ये बात सही है। ए वाला ऑप्शन तो सही हो गया। प्लांट शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। भाई प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन दोनों सेल्स में होती है, हैप्लॉइड सेल में भी होती है और डिप्लॉइड सेल में भी होती है। बॉडी के सेल्स होते हैं वो भी माइटोसिस करते हैं, और जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो वो बनते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो बनते हैं उनमें भी माइटोसिस होती है।
इसमें तो गैमेट माइटोसिस के जरिए बनते हैं ना, तो इन प्लांट्स के अंदर दोनों सेल के अंदर माइटोसिस होती है, और एडल्ट के जो हार्ट सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब बी वाला सही था कि ये तमाम की तमाम ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रोफेस इज कैरेक्टराइज बाय, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो है ऑल ऑफ दीज। किसने जवाब दिया है, ये दिया है ऑल ऑफ दीज, जो है लुजाना ने सबसे पहले जो है वो आंसर दिया है। एमन कह रही है सर कैसे होगा, हार्ट सेल तो गो जी नोट फेस में जाता है। तो भाई अगर जी नोट फेस में जाता है तो इसका मतलब वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो यही तो हो गया ना आंसर, यही तो बात कह रहे हैं कि हार्ट सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता। तो मतलब ये हो गया ना कि हार्ट सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, वो जी नोट फेस में चला गया। सही है ना। इसके बाद कह रहा है कि एक मिनट मैंने इनकरेक्ट लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, हाँ तो इनकरेक्ट होता है ना, मैंने लिखा है एन एडल्ट हार्ट सेल डज नॉट डिवाइड, तो ये बात सही है, वो डिवाइड ही नहीं होता। एक इंसान का जो हार्ट, एडल्ट का हार्ट होता है वो डिवाइड नहीं होता। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है ये सही है, इसमें कोई सी भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो मैंने डी ऑप्शन यही दिया था ना, ऑल ऑफ दे आर करेक्ट, यानी तमाम करेक्ट हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो मुझे आंसर दिया था, सबसे पहले ये दिया था प्रोफेस इज, लुजाना ने आई थिंक दिया था प्रोफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ दीज। प्रोफेस के अंदर कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन मटेरियल की, ये बात सही है। सेंट्रियोल मूव करते हैं टुवर्ड अपोजिट पोल, ये बात सही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं उस वक्त माइटोटिक अपरेटस बनता है और असेंबली ऑफ माइटोटिक अपरेटस ये भी होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज क्या हो गया, करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया एमसीक्यूज नंबर 9 में। अब आ जाए एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 10 में आपने मुझे बताना है कौन सा जो है वो सही है। एमसीक्यूज नंबर 10 में बताना है मुझे कौन सा आंसर जो है वो सही है। हाँ तो जवाब सबसे पहले यहाँ पर दिया है लुजाना ने, 20 ए। 20 ए मतलब समझ नहीं आया मुझे, 20 ए लिखा हुआ है आपने इसको सी। एमन कह रही है इसमें सी सही है, सी सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेटाफेस इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी मेटाफेस में कौन सी चीज नहीं होती। क्या कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेस में नहीं होती, तो सही बात है, कंप्लीट कंडेंसेशन मेटाफेस में नहीं होती। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मेटाफेस प्लेट मेटाफेस में नहीं होती। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर मेटाफेस में नहीं होती। या स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेस में नहीं होती। तो एक बात याद रखो, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है क्रोमोसोम का वो प्रोफेस में हो जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस प्रोफेस में हो जाता है, तो फिर क्या है कि वो मेटाफेस में नहीं होता। ए होगा तो सही है। ये किसने, ए आंसर, लुजाना ने भी आंसर ए दिया है। लुजाना ने यहाँ बताया है कि ए आंसर जो है वो सही है। शमामा ने डी कहा था, ए आंसर सही है, सही। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, आ जाते हैं हम 11 की तरफ। एनाफेस इज कैरेक्टराइज बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। एनाफेस में क्या सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है, क्या सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है एनाफेस के अंदर, या सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है एनाफेस के अंदर, या मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड होती है टू अपोजिट पोल में, या ऑल ऑफ दीज। आपने एनाफेस में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। एनाफेस में कौन सा ऑप्शन सही है। लुजाना बी बोल रही हैं, क्या एनाफेस में बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो बी में जो है लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, एनाफेस में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होती है। जी, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स नहीं, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स तो उसमें हो जाती है मेटाफेस में। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड तो मेटाफेस में होती है जब उनका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है। तो अब आपने मुझे बताना है सही आंसर क्या है। सी होगा, जी जी सी होगा। लुजाना ने भी जो है वो सी बता दिया है, सी होगा। शमामा जो है उन्होंने भी सी बताया है, इसका सी ही आंसर जो है वो सही है। इसके बाद फरो जो फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्लेवेज फरो कहते हैं, डज नॉट अकर इन प्लांट सेल। आपको पता है प्लांट के सेल के अंदर क्लेवेज फरो या डिप्रेशन नहीं होती सेल मेम्ब्रेन की।
साइटोकाइनेसिस के दौरान, उसकी आपने बताना है रीजन क्या है। उसकी वजह एक्सटेंसिबल सेल वॉल है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, एक्सटेंसिबल सेल मेम्ब्रेन है, या इनएक्सटेंसिबल सेल मेम्ब्रेन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? जी, शमामा ने इसका सबसे पहले जवाब दिया है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, एक्सटेंसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें जो है वो क्लेवेज फरो या सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं जो है वो होता। लुजाना ने भी इसका आंसर दिया है, फिर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच विच डिवाइड बाय माइटोसिस, मतलब इनमें से वो कौन से सेल्स हैं जो डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए? अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल लाइनिंग ऑफ गट, स्टेम सेल, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का आपने मुझे आंसर देना है, और इसका आंसर सबसे पहले दिया है लुजाना ने दिया है, ऑल ऑफ दीज दिया है। शमामा ने भी डी आंसर दिया है, और लाइबा ने भी आंसर डी दिया है। यही आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है हमारे अप्पल सेल जो एपिडर्मिस के सेल हैं, ये भी डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए। हमारी इंटरनल लाइनिंग ऑफ गट जो होते हैं, जो एपिथेलियम सेल होते हैं, वो भी डिवाइड होते हैं। मतलब ये तमाम डिवाइड होते हैं। डिवाइड जो नहीं होते, हमारे ब्रेन के सेल डिवाइड नहीं होते, और हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं ये डिवाइड नहीं होते। माइटोसिस किस चीज में हेल्प करती है? ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है, दोनों में हेल्प करती है, किसी में हेल्प नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 14 का आपने मुझे आंसर देना है, और इसका आंसर सबसे पहले जो दिया है वो आई थिंक लोजाना ने दिया है, सी। उसके बाद ईमान ने भी दिया है सी आंसर, और लाइबा ने भी आंसर दिया है सी। इसका सी ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो है वो हम चलते हैं। जी, विवो जो है ये भी कह रही हैं कि सी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। यानी मेटाफेज का जब स्टार्ट होता है, तो इस इनमें से वो कौन सी चीज है जो इनिशिएट होती है? कंप्लीशन ऑफ बाईवेलेंट क्रोमोसोम फॉर्मेशन, क्या ये मेटाफेज के स्टार्ट में ये वाला काम होता है? या असेंबलेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या ये काम होता है मेटाफेज के स्टार्ट में? या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है? या इसके स्टार्ट में होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम? क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करें और इसका आंसर दें। आंसर दे चुकी हैं, और आंसर दिया है सबसे पहले लाइबा ने आंसर दिया है ए। लाइबा ने आंसर दिया है ए, और लुजाना ने जो आंसर दिया है वो दिया है बी। बी दिया है लुजाना ने। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या आगे भी हो सकते हैं। विवो हैं, इन्होंने कोई आंसर दिया है बी। इन्होंने भी आंसर बी दिया है। एक मिनट और आंसर ले लेता हूँ। शमामा ने आंसर दिया है बी। चलें, अब एक मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखो। ए तो हो नहीं सकता, ए तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? बाइवेलेंट तो माइटोसिस में बनते ही नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मेटाफेज 1 नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेटाफेज पूछ रहा हूँ। तो ये तो आंसर ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइवेलेंट तो माइटोसिस में बनते ही नहीं है। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? माइटोसिस की कर रहा हूँ। तो ईमान जो है वो ए तो नहीं हो सकता, सही है ना? ये बात तो हो गई। दूसरा, असेंबलेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल जो बनने का काम होता है, उनकी जो असेंबलेज होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये ऐसी तो कोई होती ही नहीं है। वो तो सेंट्रियोल के जरिए बनते हैं, और वो भी प्रोफेज के अंदर ज्यादातर बन जाते हैं। तीसरा जो कह रहा है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर जो गायब हो जाती है, वो मेटाफेज के स्टार्ट में होती है। आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना जो शुरू होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब होना शुरू होती है, वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना प्रोफेज में। लेकिन मुकम्मल तौर पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होती है, वो किस में होती है? मेटाफेज के स्टार्ट में। और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो प्रोफेज में हो जाता है, तो इस वजह से डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया इसका आंसर जो है वो सी आंसर जो है वो इसका क्या हो गया? सही हो गया।